ध्रुव महसूस कर रहा था कि उसकी रगों में छुपी सील मामूली सील से ज्यादा ताकतवर थी। ऐसे में अगर कोई मामूली इंसान उस सील को निकालने की कोशिश करता तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा बिजली दल की सील में इतनी ताकत थी कि वो जबरदस्ती निकाले जाने पर किसी के शरीर के अंदरूनी हिस्सों को तहस नहस कर दे। मगर हवा बिजली दल की बदकिस्मती थी कि ध्रुव के पास कुदरत की सबसे ताकतवर चीज दिव्य रोशनी थी। इस वक्त ध्रुव के शरीर में गहरे हरे रंग की रोशनी बहती जा रही थी, जिसने उस सील को पूरी तरह से घेर लिया। वो जगह काफी ज्यादा गर्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद ध्रुव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ वो सील उस गर्माहट से धुंधलाने लगी और उसमें दिखती लाल रंग की शक्ति भाप में बदलकर गायब होने लगी। वहीं उस सील को महसूस कर ध्रुव ने खुद से कहा, यह सील तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। दिव्य रोशनी के इस्तेमाल के बावजूद इसे पूरी तरह अलग करने में काफी वक्त लगेगा, मगर हो सकता है कि शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि मेरी शक्तियां अभी कम है। मेरे ख्याल से मुझे शक्तिशाली सम्राट गोली खा लेनी चाहिए। शक्तिशाली सम्राट गोली सिर्फ किसी शक्ति सम्राट के काम की होती थी। कोई इंसान उसे खाकर अपनी शक्तियों को 1 या 2 सितारों से बढ़ाने में कामयाब हो सकता था, लेकिन ऐसी गोली कोई इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार ही खा सकता था। किस्मत से ध्रुव ने आज तक ये गोली नहीं खाई थी, इसलिए मौजूदा हालात में उसे इस गोली की मदद लेनी पड़ रही थी। ध्रुव ने अपना मन बनाकर अपना पूरा ध्यान उस सील की तरफ किया, जो फिलहाल दिव्य रोशनी की गर्माहट से कमजोर होती हुई दिख रही थी। ऐसे में ध्रुव ने मन ही मन सोचा, एक बार मैं ये अजीबोगरीब सील निकाल दूं तो मैं दूसरी जगह ढूंढकर शक्तिशाली सम्राट गोली खा लूंगा। ऐसे में शायद मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी और मैं शक्ति पूर्वज बनने के थोड़ा और करीब आ जाऊंगा। मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि इस मध्य इलाके में शक्ति सम्राट की शक्तियों की ज्यादा अहमियत नहीं होती है। फिर ध्रुव लगातार 2 घंटे तक उस सील को गायब करता रहा, जो लाल रंग की भाप में बदलकर जल रही थी। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ध्रुव उस सील को पूरी तरह अलग करने में कामयाब हुआ। ऐसा करते ही ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो ये मामला खत्म हुआ, अब बारी है अपनी शक्तियां बढ़ाने की। ये कहकर ध्रुव अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो अपने शरीर की धूल को साफ करने लगा। फिर उसने दीवार के पास बैठी जमीनी कठपुतली को अपनी स्टोरेज अंगूठी में भर दिया और वो गुफा की शुरुआत में जाने लगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव उस बड़ी सी चट्टान को अलग करने ही वाला था कि तभी अचानक उसे बाहर से गरजती हुई आवाज सुनाई पड़ी, ध्रुव शौर्य बाहर निकलो। यह आवाज सुनते ही ध्रुव दंग रह गया और उसने परेशानी के साथ खुद से कहा, यह आवाज तो दिगांकर की थी। इसका मतलब वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। ध्रुव के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि दिगांकर इतनी जल्द खुद को ठीक कर उसे ढूंढ निकालेगा। जाहिर सी बात है कि दिगांकर ध्रुव से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इतना ही नहीं, ध्रुव जानता था क्योंकि दिगांकर वहां आया था, इसका मतलब जरूर हिप्लास भी उसके साथ आया होगा। ध्रुव जानता था कि अगर वो इन दोनों शक्ति पूर्वजों से नहीं बच पाया तो आज उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। इस ख्याल के चलते ध्रुव ने गहरी सांस ली और अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत किया। उसकी आंखों में अब नाराजगी साफ नजर आने लगी थी। वो दोनों शक्ति पूर्वज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, जो ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जिस दौरान ध्रुव अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर दोनों शक्ति पूर्वजों का सामना करने की तैयारी कर रहा था, उतने में अचानक उसे एक अंगूठी से आवाज आने लगी, क्या बात है लड़के, यकीन नहीं होता कि मेरे जागते ही मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ जाएगी। वैसे तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ कि मैं सही वक्त पर जाग गया। और उस पहचानी आवाज को सुनते ही ध्रुव अचानक से दंग रह गया, लेकिन अगली पल उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी नजर आने लगी जो बहुत वक्त से लापता थी। इस खुशी के साथ ध्रुव ने कहा, बुजुर्ग गरुबा, आप जाग गए। दूसरी तरफ 10 से भी ज्यादा लोग आसमान में उड़ते हुए पहाड़ी इलाके को देख रहे थे। ये सभी वो लोग थे जो ध्रुव की तलाश करते हुए यहाँ तक आ गए थे। हर किसी के दिल में नाराजगी और आंखों में ध्रुव को मारने की चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था कि ध्रुव के खुरापाती दिमाग में इस वक्त कौन सी खिचड़ी पक रही थी। इस दौरान एक लाल कपड़ों वाले आदमी ने पलट कर पास ही उड़ते आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, दिगांकर, तुम तो कह रहे थे कि उस लड़के के अंदर तुमने सील छोड़ दी थी। ऐसे में तो तुम्हें उसका पता लग जाना चाहिए ना, फिर तुम ये क्यों नहीं बता पा रहे कि वो लड़का आखिर है कहां पर। वहीं दिगांकर के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी और मायूसी नजर आ रही थी। उसने यहाँ आते ही महसूस किया था कि सील धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। खास तौर पर जैसे ही वो लोग इस पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो उस सील ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। अब जो कि सील पूरी तरह गायब हो गई थी, इसलिए दिगांकर और बाकी लोग मजबूरी में यहाँ वहाँ देखने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस मजबूरी के साथ दिगांकर ने कहा, मुझे नहीं पता आखिर इस लड़के ने अपने शरीर से वो सील निकालने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया। दरअसल खुद दिगांकर इस बात से काफी हैरान था कि आखिर ध्रुव ने उसकी सील इतनी आसानी से कैसे बाहर निकाली, वो भी इतने कम वक्त में। इतने सालों में ये पहली बार था जब कोई दिगांकर की सील तोड़ने में कामयाब हुआ था। तभी हिप्लास ने गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें तो अपनी सील पर पूरा यकीन था ना, फिर अब क्या हुआ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला था तो मैं पहले ही उस लड़के का पीछा करता। अरे तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, पीछा करते उसका। अच्छा,
अगर तुम्हें उस लड़के की कठपुतली का डर नहीं होता तो तुम अपने आप ही उसका पीछा कर लेते, मेरी बात मानते नहीं। दिगांकर की इस बात पर हिप्लास और ज्यादा नाराज हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, मैं क्यों भला उस लड़के की कठपुतली से घबराने लगा। इस पर दिगांकर ने हंसते हुए हिप्लास से कहा, एक बार हम उस लड़के का पता लगा लें, फिर उस कठपुतली से तुम ही टकराना, तब देखते हैं कौन किससे डरता है। इतना कहकर दिगांकर ने अपने बाकी साथियों की तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, जाओ और इस जगह का चप्पा चप्पा छान मारो, वो लड़का जरूर इस पहाड़ी इलाके में ही कहीं छुपा हुआ है। मैं नहीं मानता कि वो इतनी जल्दी यहां से चला जाएगा। दिगांकर की बात सुनकर उसके सभी साथी पहले तो थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने मजबूरी में हिप्लास की तरफ देखा। दरअसल दिगांकर के साथ आए सभी लोग वीका दल के मेंबर्स थे, इसलिए दिगांकर से ज्यादा जरूरी उनके लिए हिप्लास की बात मानना था। इतने में हिप्लास ने हाथ से इशारा कर अपने दल के लोगों को दिगांकर की बात मानने को कहा, और उसका आदेश हासिल करते ही 10 से भी ज्यादा वीका दल के लोग तेज रफ्तार में हर तरफ जाने लगे। वो उस पहाड़ी इलाके को अच्छी तरह से देखने में लगे थे और ध्रुव की तलाश करने लगे। इस दौरान 2 लोग चुपके से हिप्लास और उसके साथियों से काफी पीछे दिखाई देने लगे। वो लोग फिलहाल एक जंगल में छुपे थे और दिगांकर का पीछा करते हुए वहां आ गए थे। दोनों में से एक लड़की थी जो दरअसल दायरा थी। दायरा के साथ एक बुजुर्ग आदमी था जो पेड़ों के बीच से ही दिगांकर और उसके साथियों को देख रहा था। इतने में दायरा ने उस आदमी की तरफ देखते हुए पूछा, बड़े दादाजी, वो लोग ध्रुव को ढूंढ लेंगे क्या? इस पर उस बूढ़े आदमी ने आ भरते हुए कहा, देखो दायरा, वैसे तो मुझे तुम्हारी जिद के सामने घुटने टेकने पड़े और मैं यहाँ तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन मैं पहले ही तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर गलती से भी कोई भी हादसा होता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस लड़के को बचाने की, मगर मेरी पहचान किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। तुम्हें अपने बड़े दादाजी के बारे में पता होना चाहिए। अगर बात सिर्फ हिप्लास की होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन दिगांकर हवा बिजली दल का सदस्य है और हमारा समर दल किसी भी कीमत पर उस महादल को नाराज नहीं कर सकता। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि उस लड़के ने हमारे समर दल की मदद की है और मुझे एहसान रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं तो चाहे तुम कितनी भी जिद क्यों ना करती, मैं इतने बड़े मामले में शामिल होता ही नहीं जिसमें किसी ने हवा बिजली दल से दुश्मनी कर ली है। वहीं अपने बड़े दादाजी की बात पर दायरा ने मजबूरी के साथ कहा, बड़े दादाजी, मैं जानती हूँ अगर कुछ भी हुआ तो आप हालात देखकर ही कोई कदम उठाइएगा। अगर आपके लिए कदम उठाना मुश्किल हुआ तो आप रहने दीजिएगा। ये कहते वक्त दायरा की आंखें जज्बातों से लाल हो गई थी, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा। फिर उसने दायरा के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो, मुझे अपने पोती के आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। यकीन नहीं होता कि इस लड़के ध्रुव ने तुम्हें इतना जज्बाती कैसे कर दिया। और बड़े दादाजी की बात सुनते ही अचानक से दायरा के चेहरे पर शर्म दिखने लगी। वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक दूर की पहाड़ी पर एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। उस धमाके के तुरंत बाद ढेर सारी सीटियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी, जिसमें किसी की तेज आवाज गूंज उठी, वो यहाँ पर है। जैसे ही वो आवाज दायरा के कानों में पड़ी तो उसने परेशानी में कहा, क्या उन लोगों ने ध्रुव को ढूंढ लिया? ये कहते हुए दायरा ने अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि वही हुआ जिसका उसे डर था। दूसरी तरफ आसमान में उड़ते दिगांकर ने भी देखा कि एक लड़का चलकर गुफा से बाहर आ रहा था। उसे देखकर दिगांकर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, क्यों लड़के, मुझे तो लगा कि तू कभी बाहर ही नहीं निकलने वाला था डर के मारे। बाहर आते हुए ध्रुव ने आसमान में नजर घुमाई और सभी ताकतवर लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाप रे बाप, इतने सारे ताकतवर लोग सिर्फ अकेले मेरे लिए? लगता है दिगांकर आप मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगे हैं। इस पर दिगांकर ने दांत पीसते हुए खौफनाक अंदाज में कहा, एक बार तू मेरे हाथ तो आ, फिर बताता हूँ कि मैं तुझसे कितनी नफरत करता हूँ। इस वक्त दिगांकर को अपने हाथों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही सभी के सामने हुई बेइज्जती उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। इतने में हिप्लास ने भी जानलेवा इरादे से ध्रुव की तरफ देखकर कहा, लड़के, इस बार तो तू कहीं भी नहीं जा पाएगा। मैंने अपने भतीजे से वादा किया है कि मैं तेरी हड्डी पसली एक एक करके तुझे उसके पास ले जाऊंगा। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर तो एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर हिप्लास के साथ आए लोग थोड़ा अजीब महसूस करने लगे। तभी ध्रुव ने उस खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है कि तुम दोनों सच में तब तक नहीं रुकोगे जब तक मैं मर नहीं जाता। अगर ऐसी बात है तो अफसोस, लेकिन मुझे तुम्हें मारना होगा। ध्रुव की बात सुनते ही हिप्लास की हंसी छूट पड़ी और उसने ध्रुव का मजाक बनाते हुए कहा, कितना गुरूर है लड़के तुझे खुद पर। क्या तुझे लगता है कि तेरी वो कठपुतली आज तेरी जिंदगी बचा सकती है? मगर उसकी बात सुनकर ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट अजीब सी हो गई और उसने तुरंत अपनी अंगूठी से जमीनी कठपुतली को बाहर निकाला। वहीं उस कठपुतली के बाहर आते ही वीका दल के लोग तुरंत पीछे हो गए। जाहिर सी बात है
कि वो भी इस बेरहम कठपुतली से काफी घबराते थे, जिसने सबके सामने दिगांकर की उंगली तोड़ दी थी। जब हिप्लास ने उस कठपुतली को देखा तो उसकी आंखों में भी थोड़ी फिक्र नजर आने लगी। जाहिर सी बात है कि वो भी जानता था कि कठपुतली कितनी ताकतवर थी। इतने में दिगांकर की आंखें भी अजीब हो गईं और उसने कठपुतली को देखकर हिप्लास से कहा, हिप्लास, तुमने ही कहा था कि तुम उससे निपटोगे, इसलिए मैं वो कठपुतली तुम पर छोड़ता हूँ। रही बात उस लड़के की, तो उससे मैं निपट लूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर हिप्लास के चेहरे पर भी थोड़ी फिक्र दिखने लगी, मगर उसने गहरी सांस लेकर हंसते हुए कहा, ऐसा करो, उस चीज को तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जल्द से जल्द जाकर उस लड़के को खत्म करो। इस पर दिगांकर ने ध्रुव की तरफ देखकर खौफनाक अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, इस बार मैं उस लड़के को हरा कर दिखाऊंगा कि हवा बिजली दल से पंगा लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ ध्रुव तो दोनों बुजुर्गों के चेहरे पर झलकते खौफनाक इरादों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से अपनी सफेद अंगूठी रगड़नी शुरू की, जिसके बाद उसने हिप्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे जान से मार डालो। और ध्रुव की बात सुनते ही जमीनी कठपुतली तेज रफ्तार में पैर पटकते हुए सीधे हिप्लास पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। वहीं उसे अपनी ओर तेजी से आते देख हिप्लास ने भी अपनी शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, मैं भी देखता हूं कि आखिर इस कठपुतली में कितनी ताकत है, आने दो इसे। इतने में उसके हाथों से निकलती शक्तियां एक खतरनाक हथियार में बदल गईं, जिसके साथ वो इंतजार करने लगा कठपुतली पर हमला करने का। फिर वो कठपुतली जैसे ही उसके करीब आई तो उसने हथियार से एक जोरदार हमला कर दिया, मगर उस खतरनाक हमले के बावजूद उस कठपुतली से कुछ चिंगारियां निकली, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यह देखकर हिप्लास हैरान रह गया और उसने इसी हैरानी में कहा, इसका शरीर तो कुछ ज्यादा ही मजबूत है। दूसरी तरफ हिप्लास को उस कठपुतली से लड़ते देख दिगांकर ने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की और वो उड़ते हुए सीधे ध्रुव के पास चला गया। वहां पहुंचकर उसने शैतानी मुस्कुराहट और जानलेवा इरादों के साथ ध्रुव से कहा, लड़के, तूने मेरी एक उंगली तोड़ी थी ना, रुक, मैं तेरी 10 की 10 उंगलियों को तोड़कर तुझे 10 गुना दर्द पहुंचाता हूं। तो आखिर कैसे हरा पाएगा ध्रुव ताकतवर शक्ति पूर्वज दिगांकर को? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों लिंक पर रजिस्टर करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड बाय करके अपलोड कर सकूं।